सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हमने स्टार्ट किया था समग्र छत्तीसगढ़ को पढ़ना। इसमें हमने जनजाति से रिलेटेड बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए थे। ये लेक्चर आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो हिंदी ग्रंथ अकेडमी द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसका नाम है समग्र छत्तीसगढ़। हमने इस बुक से एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। जनजातियों से रिलेटेड 2 और लेक्चर है, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जा कर के उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति कवर किया है, साथ ही जनजाति से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 30 MCQs विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का इम्पॉर्टेंस ये है कि इस तरीके का लेक्चर आपको कहीं पर भी यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको समग्र छत्तीसगढ़ के ही फैक्ट्स एंड फिगर्स, समरी और कीवर्ड्स के माध्यम से बताऊंगी। इसको देखने के बाद आपको अलग से MCQs भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप खुद से ही अपने MCQs क्रिएट कर पाएंगे। और एग्जैक्टली जैसे कि हम पेपर दिलाते हैं तो हमारे मन में इमेज बनती है कि हाँ, हमने इस बुक से यहाँ से पढ़ा था, उस तरीके से कैपेसिटी आपकी बिल्डअप हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मध्य प्रदेश राज्य में जितनी जनजातियां हुआ करती थी उस समय लिस्ट में, वही जनजातियां छत्तीसगढ़ को 2011 की जनगणना के बाद में छत्तीसगढ़ की सूची में शामिल की गई। मतलब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में 42 प्रकार की जनजातियां थी, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है और इसको अलग अलग 161 उप समूहों में विभाजित किया जा सकता है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ? छत्तीसगढ़ में कितनी प्रकार की जनजातियां? पहली चीज़ 42 प्रकार की, और कितनी उपजातियां? 161 प्रकार की। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। ये थी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों का सामान्य परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं सबसे पहली प्रमुख जनजाति कौन सी है जिसका मैक्सिमम पॉपुलेशन है छत्तीसगढ़ में, तो वो है गोंड। क्या याद रखना है आपको? पहली जनजाति गोंड। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। आपसे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। कुल जनजाति जनसंख्या का 56% क्या मिलता है हमको? गोंड मिलता है। याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि कुल जनजाति जनसंख्या का 56% किस जनजाति का है? तो क्या किस जनजाति का है? गोंड जनजाति का है। गोंड स्वयं को कोयतोर कहते हैं। कोयतोर का अर्थ होता है पर्वतवासी, और मुख्य रूप से इनका संकेंद्रण आपको मिलेगा बस्तर संभाग में। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बस्तर संभाग में कौन सी ऐसी जनजाति है जो कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है और मैक्सिमम जनजाति जनसंख्या जिनकी है? तो क्या आंसर होगा आपका? गोंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। गोंड जनजाति की मुख्य बोली या भाषा है गोंडी। ठीक है, ये संपर्क भाषा है उनकी, और उनके घर की दीवारों पे एक नोह डेरा करके अलंकरण बना होता है, एक सजावट है, याद रखिएगा। नोह डेरा गोंडों की घर के सजावट में दीवारों में पाया जाता है। इनके मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा, ये मिलन संस्कार होता है। तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आ सकता है, कोज्जी एंड कुंडा, ये मिलन संस्कार किस जनजाति से संबंधित है? तो यह है गोंड जनजाति से संबंधित। ऐसे यूनिक क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं जो कि बाउंसर जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्टिकुलर है, जो थोड़े ट्रिकी होते हैं। अगर आपने थॉरोली पढ़ा है तो वो बन जाते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कोज्जी एंड कुंडा मिलन संस्कार, जो कि मृतक संस्कार के समय तीसरे और 10वें दिन होता है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक उपजातियां हैं। अब देखिए, गोंड खुद 56% जनजाति की जनसंख्या में है, साथ ही इनकी खुद की भी उपजातियां हैं।
गोंड की 41 या 41 उपजातियाँ पाई जाती है। इनमें से प्रमुख आपको याद रखना है। इसका निमोनिक भी मैं आपको बता देती हूँ। मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, दोरला और धुरवा। मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, दोरला और धुरवा। इसको अगर आप 5 बार बोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी कि गोंड जनजाति का, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है, इनकी कौन सी 5 प्रमुख उपजातियां हैं। मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, दोरला एंड धुरवा। निमोनिक्स आप बना सकते हैं। आई होप आपको गोंड जनजाति क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, हम पूरी 25 जनजातियाँ इसमें कवर करेंगे। ये एक वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद जनजाति के जितने भी 70% क्वेश्चन हैं वो आपसे बन जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति की ओर, जो कि है हल्बा जनजाति। ये आपको याद रखना है। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, चारों के संभाग के हैं भाई बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग आपको याद रखना है हल्बा जनजाति के लिए। 4 जिले आपको याद रखने हैं, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और बालोद। इस क्षेत्र में हल्बा जनजाति, इनका प्रमुख जो व्यवसाय वो क्या है? कृषि। अब कृषि में अच्छे हैं तो भाई इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली साउंड होंगे, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध होंगे। ये आपको याद रखना है ना। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये आता है कि कौन सी जनजाति है जो शैक्षणिक और आर्थिक रूप से समृद्ध है? तो आपको लगाना है हल्बा जनजाति। पहली चीज़, इन्होंने, अधिकांश लोगों ने इनमें से मांस और मदिरा का त्याग करके कबीर पंथ को अपना रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति ने कबीर पंथ को अपनाया है? तो ये हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति है, हल्बी बोली बोलते हैं। इनकी उपजातियाँ 3 आपको याद रखनी है, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेठिया। अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि बस्तरिया, मरेठिया और छत्तीसगढ़िया किस जनजाति की उपजातियां हैं, तो क्या आंसर आएगा आपका? हल्बा। समझ में आ रहा है आपको? पहली चीज़ याद रखनी है, कहाँ पर? बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद। ठीक। आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध, कृषि करते हैं इसलिए, है ना। और मांस और मदिरा का त्याग करके कबीर पंथ को अपना रहे हैं। इनकी उपजातियाँ याद रखनी है, बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेठिया। आई होप इतना क्लियर हो गया। इससे बाहर आई होप 90% चांसेस कि इसके बाहर तो नहीं पूछेगा। और भी सोर्सेस हैं, अगर कुछ अपडेट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम देखते हैं थर्ड इम्पॉर्टेंट जनजाति, जो कि छत्तीसगढ़ के हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत फेवरेट टॉपिक है, वो है उराव जनजाति। अब उराव जनजाति आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ छत्तीसगढ़ में चले जाइए भैया। कहाँ चले जाइए? नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में चले जाइए। सबसे पहले आपको मिलेगा बलरामपुर, उसके बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो मिलेगा जशपुर, नीचे आएंगे तो मिलेगा सरगुजा और बिलासपुर संभाग में मिलेगा रायगढ़। तो याद रखना है आपको, सरगुजा संभाग के 3 जिले, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, और बिलासपुर संभाग का 1 जिला रायगढ़। 4 जगह हो गई, 4 जिले याद रखना है। उराव जनजाति, ठीक है। इनकी जनजाति का एक युवा गृह होता है जिसका नाम होता है धुमकुरिया। क्या होता है? धुमकुरिया। ये सब आपको पता होगा अगर आपने कभी कंपटीशन की तैयारी की है, मोस्ट कॉमन चीज़ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगी जो यूनिक है। ठीक है। इनके मुखिया जो होते हैं उनको कहते हैं धांगर महतो। क्या कहते हैं? धांगर महतो। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जनजाति की लोकेशन को याद रखना है, इनसे रिलेटेड यूनिक फैक्ट को याद रखना है, और इनकी इम्पोर्टेंस को और इनसे रिलेटेड बुक्स को याद रखना है। हर चीज़ का कंपाइलेशन में अपकमिंग लेक्चर में आपको दे दूंगी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में निवास करने, सरगुजा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख, ठीक है। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली प्रमुख कौन सी हुई? गोंड, ठीक है। लेकिन सरगुजा क्षेत्र में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है अगर आपसे पूछेगा तो ये है उराव जनजाति। हर एक लाइन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक धर्मांतरण किस जनजाति का हुआ है? आपको याद रखना है उराव जनजाति का। देखिए, कबीर पंथ से रिलेटेड मैंने आपको क्या बताया था? हल्बा, जो कबीर पंथ को अपना रहे हैं। और सबसे ज़्यादा धर्मांतरण किसने किया है? तो उराव जनजाति ने किया है ना। ये जनजाति के मुख्य देवता होती है सरना देवी। और जब साल वृक्ष के
साल वृक्ष उसमें फूल लगते हैं ना, उसके उपलक्ष्य में ये एक नृत्य करते हैं जिसको बोलते हैं सरहुल नृत्य, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम और छत्तीसगढ़ पीएससी का। सरहुल से उरांव से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उरांव जनजाति की प्रमुख बोली होती है कुड़ुक। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि कुड़ुक किस जनजाति की प्रमुख बोली है, तो उरांव जनजाति की प्रमुख बोली है। सरहुल नृत्य के साथ ही एक और नृत्य करते हैं कर्मा नृत्य। तो आपको याद रखना है भाई, उरांव जनजाति का कौन कौन सा दो नृत्य हो गया। एक हो गया सरहुल नृत्य, जब साल वृक्ष के पेड़ में फूल लगते हैं तब करते हैं ये। साथ में एक और नृत्य करते हैं जिसका नाम है कर्मा। कौन सा नृत्य करते हैं? कर्मा। और गीत भी ये गाते हैं, कर्मा नृत्य भी है, कर्मा गीत भी है, वीरन गीत, कर्मा गीत। तो उरांव जनजाति से रिलेटेड क्या क्या आपको याद रखना है? सरहुल नृत्य हो गए, कर्मा नृत्य, साथ में वीरन गीत और कर्मा गीत, ये इसी का हिस्सा है। ठीक है। गांव के प्रमुख को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति के गांव के प्रमुख को कहा जाता है मांझी। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन एक बार आया है पीएससी में प्रमुख पर्व के बारे में। तो एक तो आपको पता है सरहुल, सरहुल आप देखते ही उरांव लगा देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट फाग एंड खट्टी? फाग, खट्टी और सरहुल तीनों प्रमुख पर्व है उरांव जनजाति के, और इनकी पारंपरिक पोशाक को करेया बोलते हैं। ये आपने बहुत रेयर सुना होगा कि इनकी जो पारंपरिक पोशाक है उसको बोलते हैं करेया। तो क्या यूनिक के हाथ से हमको मिला? पहली चीज़, 3 पर्व मनाते हैं, एक कर्मा गीत तो आपने सुना होगा, एक वीरन गीत हमको मिला, और साथ में करेया पोशाक। और 3 पर्व कौन कौन से? खट्टी, सरहुल और फाग। इतना आपको याद रखना है उरांव जनजाति के बारे में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है बिंझवार। कौन सी जनजाति है? बिंझवार। बिंझवार जनजाति आपको मिलेगी रायपुर, बलौदाबाजार, सोनाखान क्षेत्र में। तो याद रखना है रायपुर, रायपुर से ही अलग होकर के क्या बना था 2012 में? बलौदाबाजार। और बलौदाबाजार के अंदर ही एक जगह है सोनाखान। ठीक है। तो याद रखना है आपको रायपुर, बलौदाबाजार, सोनाखान क्षेत्र, वहाँ पे कौन मिलेंगे आपको? बिंझवार। भैया ये विंध्य पर्वत के मूल निवासी होने के कारण ही बिंझवार बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं? विंध्य। जैसे कि हमारे भारत का मैप अगर आप देखें तो 2 श्रेणियाँ आपको मिलेगी, एक सतपुरा श्रेणी मिलेगी और एक विंध्याचल श्रेणी मिलेगी। ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत के मूल निवासी कौन है भाई? बिंझवार है। और इनकी मुख्य भाषा है कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। कौन सी भाषा है? छत्तीसगढ़ी। और ये लोग शबरी बोली का भी प्रयोग करते हैं। इनका जो इम्पोर्टेंट जाति का चिन्ह है ना, वो होता है तीर। क्या होता है? तीर। और इसीलिए इनके में तीर विवाह भी प्रचलित होता है। प्रमुख देवता की पूजा में 12 भाइयों ने बैठ करके पूजा की थी, इसलिए 12 भाई बिंझवार कहलाए थे। ठीक है। जैसे कि आपको याद होगा सोनाखान विद्रोह, उसके प्रमुख नेता वीर नारायण सिंह, वो कहाँ के थे? बलौदाबाजार के थे और इसी जनजाति के थे, मतलब बिंझवार जनजाति के ही सोनाखान के वीरपुत्र शहीद वीर नारायण सिंह जी थे। और इनकी महासभा को क्या कहा जाता है? कोटा सागर। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोटा सागर किससे संबंधित है? तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? किस जनजाति का मुख्य उपकरण आपको तीर मिलता है? कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ी बोली बोलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर, बलौदाबाजार और सोनाखान में कौन सी जनजाति पाई जाती है? वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? ये सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है? बिंझवार जनजाति से संबंधित है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कोटा सागर है ना, और साथ में विंध्यवासिनी देवी की पूजा, क्योंकि विंध्याचल पर्वत इम्पोर्टेंस बता रहा है इसमें कि यहाँ की ये मूल निवासी है, तो विंध्यवासिनी देवी का ये पूजा करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जनजाति है वो है पारधी। ठीक है। इनका मेन जीवोपार्जन का साधन है वो है आखेट, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं हंटिंग। ठीक है, शिकार करना।
पारधी जनजाति काले पक्षियों का शिकार करते हैं। पहले तो याद रखना है कि पारधी जनजातियों का जीवकोपार्जन किससे होता है भाई, उनकी लाइफ कैसे चलती है, तो शिकार करके चलती है। शिकार भी ये किसका करते हैं, तो काली पक्षियों का करते हैं। मुख्य तौर पे कहाँ पाए जाएंगे ये याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ का मैप याद रखिए भाई, छत्तीसगढ़ का मैप बाय हार्ट याद होना चाहिए। जल्द ही मैं एक लेक्चर डालूंगी जिसमें छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, ठीक है। अपडेटेड मैप आ गया है, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ का मैप याद रखना है, तो सरगुजा संभाग का सरगुजा, बिलासपुर संभाग का कोरबा और रायगढ़, ठीक है। याद रखना है कोरबा रायगढ़। 3 जिले याद रखने हैं पारधी जनजाति से रिलेटेड। पारधी जनजाति का एक सरानी शब्द होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आखेट, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है आखेट। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पारधी के बारे में याद रखनी है कि सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा इस जिले में इनका संकेतन है, शिकार करते हैं और काले पक्षियों का शिकार करते हैं। साथ में इनका एक पारधी का एक सरानी शब्द है जिसका अर्थ होता है आखेट, ठीक। इम्पॉर्टेंट जनजाति है आपकी कोरकू, ठीक है। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कौन कौन से जिले, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, ठीक है, याद रखना है कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर यहाँ पे निवास करती है। इनका इन कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है, या कोरकू वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन खोदने वाला। प्रमुख नृत्य होता है इनका थापटी। क्या होता है, थापटी। क्या होता है, थापटी। और आषाढ़ माह में ढांडल नृत्य करते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि थापटी और ढांडल किस जनजाति से संबंधित नृत्य है, तो ये है कोरकू जनजाति से। कौन से माह में थापटी और ढांडल नृत्य किया जाता है, तो आषाढ़ माह में किया जाता है ना। ये क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। वर्तमान में इनका जो जातीय संस्तर होता है उसको बोलते हैं पोथड़िया। क्या कहते हैं, पोथड़िया। और मृतक संस्कार को सिडोली प्रथा कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है सिडोली प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो कोरकू जनजाति से संबंधित है, जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है। कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है, जिसे सिडोली कहा जाता है, वो है कोरकू जनजाति। और लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है और लकड़ी का स्तंभ गाड़ा जाता है, तो यह कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति कहाँ पे पाई जाएगी भाई, तो सरगुजा संभाग में पाई जाएगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, है ना, यहाँ पे पाई जाएगी। साथ ही कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन खोदने वाला, ठीक है। इतना याद रहे। थापटी, ढांडल कब किया जाता है, आषाढ़ माह में। आई होप आपको याद होते जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति, वो है सौरा। सौरा जनजाति 2 जगहों पे आपको मिलेगी, एक रायगढ़, महासमुंद। बस इतना याद रखना है, रायगढ़ महासमुंद में इनका संकेतन मिलेगा। साथ ही ये अपने आप को शबरी माता का पूर्वज मानते हैं। वही शबरी माता जिन्होंने राम को झूठे बेर खिलाए थे, है ना। और ये सांप पकड़ने का काम करते हैं। सौरा सांप पकड़ने का काम करते हैं, शबरी के पूर्वज मानते हैं खुद को, और रायगढ़ और महासमुंद में पाए जाते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जब 30 इम्पॉर्टेंट MCQs बताए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सांस्कृतिक रूप से सबसे ऊंची जनजाति कौन सी है, तो वो है भतरा जनजाति, है ना। तो भतरा जनजाति का अर्थ होता है सेवक, ठीक है। भतरा का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सेवक। और ये शिकार देवी की पूजा करती है, जिसे माता देव के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के बोली है एक भतरी, इसी का ये प्रयोग करते हैं। 14वीं शताब्दी में जो काकती वंश हुआ करता था, याद है आपको 14वीं शताब्दी, ठीक है। वारंगल याद है ना। काकती वंश के संस्थापक कौन थे, अन्नम देव, है ना। वारंगल से बस्तर ये उन्हीं के साथ आए थे, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में काकती वंश के संस्थापक अन्नम देव के साथ ये वारंगल से बस्तर आए थे। तो भाई कौन सी जनजाति अन्नम देव से संबंधित है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप, जो अन्नम देव के साथ वारंगल से बस्तर आए थे, भतरा जनजाति, पहली चीज़। और साथ में क्या याद रखना है आपको
ये माता देवी की या शिकार देवी की पूजा करते हैं। साथ में इनकी एक बोली है जो है भतरी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। भतरा का अर्थ होता है सेवक। कि भतरा जनजाति के बाद नेक्स्ट जनजाति है भैना। अगर आपसे पूछे कौन सी ऐसी जनजाति है जो बैगाओ और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति है, तो वो है भैना। बैगा प्लस कंवर। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं, तो बिलासपुर क्षेत्र में। तो भैना जनजाति कहाँ मिलेगी आपको, बिलासपुर क्षेत्र में मिलेगी। कौन सी जनजाति का मिश्रित रूप है, तो बैगा और कंवर। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति। छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम जितने भी छत्तीसगढ़ से संबंधित एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसका फेवरेट टॉपिक माड़िया जनजाति। ठीक है, माड़िया जनजाति, इनमें एक इम्पॉर्टेंट डांस होता है, नृत्य होता है, जिसको बोलते हैं बाइसन हॉर्न या दंडारी माड़िया डांस। ठीक है, नृत्य जो कि जात्रा पर्व में किया जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, माड़िया, मारिया या बाइसन हॉर्न या दंडारी माड़िया। इतना इनका नाम है, ये आपको याद रखना है। कहाँ पाई जाती है, तो बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। इनमें एक पर्व होता है जिसको हम बोलते हैं जात्रा पर्व। इसमें ये भैंस के सिर की टोपी बनाकर नृत्य करते हैं, जिसको बाइसन हॉर्न या गौर नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गौर नृत्य कहा जाता है। माड़िया की एक शाखा होती है। ठीक है, उपशाखा होती है, मतलब सब कम्युनिटी कह सकते हैं इनको आप, है ना। ये होती है दंडामी माड़िया, और ये इन्हीं के द्वारा ही ये जो बाइसन हॉर्न या गौर नृत्य है वो किया जाता है। ये लोग जंगल में एक पृथक झोपड़ी बना करके रहते हैं, जिसे कहा जाती है सिहारी। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, सिहारी किस जनजाति से संबंधित है, मुड़िया, माड़िया, अबुझ माड़िया, कौन? तो आप क्या लगाएंगे भाई, माड़िया। ठीक है, पृथक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसको कहते हैं सिहारी। वो किससे संबंधित है, माड़िया जनजाति से संबंधित है। माड़िया जनजाति द्वारा मुख्य तौर पर पेड्डा कृषि की जाती है। याद आ रहा है आपको, पेड्डा मैंने एक और कृषि पद्धति बताई थी जो किस जनजाति से संबंधित थी भाई, अबुझ माड़िया से संबंधित थी। और अब अबुझ माड़िया और माड़िया एक जैसी कृषि क्यों करते हैं भाई, जो माड़िया है उसकी ही एक उपशाखा है अबुझ माड़िया, इसलिए दोनों पेड्डा कृषि पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पेड्डा कृषि पद्धति कभी भी आए, अगर अबुझ माड़िया ऑप्शन में तो अबुझ माड़िया लगाइएगा, या दंडामी माड़िया या माड़िया ऑप्शन में है तो माड़िया ही लगाइएगा। क्या क्या याद रखना है, बस्तर क्षेत्र में पाई जाती है। बाइसन हॉर्न माड़िया भी इसे कहा जाता है। बाइसन हॉर्न नृत्य करते हैं, कब करते हैं, जात्रा पर्व में करते हैं। ठीक है, और कृषि पद्धति क्या है, पेड्डा, झोपड़ी बनाकर रहते हैं अलग से, जिसको कहा जाता है सिहारी। क्या कहा जाता है, सिहारी। इतनी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है माड़िया जनजाति के बारे में भैया, इनका एक पेय पदार्थ होता है जिसको ये बोलते हैं सल्फी। क्या बोलते हैं, सल्फी। और साथ में इनकी उपजाति, जैसे मैंने आपको बताया था, जो पेड्डा कृषि करते हैं वो कौन है, अबुझ माड़िया, जो कि केंद्र शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति इनको घोषित किया गया है। 7 जनजातियाँ जिनको विशेष पिछड़ी घोषित किया गया है, केंद्र द्वारा 5 और राज्य सरकार द्वारा 2। वह मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, उसमें भी कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी और सीजी व्यापम एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति, वो है मुड़िया मुरिया, मुड़िया या मुरिया जनजाति। मुड़िया जनजाति गोंडों की ही एक उप जाति है, गुड़ शब्द से विकसित हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पलाश का वृक्ष। ठीक है, मुड़िया जनजाति गोंडों की उपजाति है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था, मुड़िया माड़िया, अबुझ माड़िया, दोरला और धुरवा, ये सब कौन है, उपजाति है गोंड की। मैंने आपको शुरू में ही याद करवाया था, है ना। अब शाब्दिक दृष्टि से अगर देखें तो मुड़िया का अर्थ होता है आदिम। आदिम मतलब पुराना, आदिम मतलब हिस्टोरिकल या पुराना, है ना। इनका प्रमुख संकेंद्रण कहाँ को देखने मिलेगा, तो आपको याद रखना है कोंडागांव, नारायणपुर।
एक दूसरे के आमने सामने वाली जिले, ठीक है, कोंडागांव, नारायणपुर, है ना। यहाँ पर कौन मिलेंगे आपको? मुड़िया। ये लोग ठाकुर देव की पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं। इनका युवा गृह, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ PSC NCG व्यापम, घोटुल, ठीक है। एक युवा गृह होता है जिसका नाम होता है घोटुल। घोटुल किससे संबंधित है भाई? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। माड़िया मत लगा कर आइएगा भाई, है ना। घोटुल किससे संबंधित है? मुड़िया जनजाति से संबंधित है। और विशेष इनको सामाजिक महत्व भी प्राप्त है ना। घोटुल को विशेष सामाजिक महत्व भी प्राप्त है। मुड़िया स्थायी कृषि करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अब तक आपने स्थायी कृषि का शब्द कहीं पर भी नहीं सुना था, अब आपको सुनने को मिल रहा है। किस जनजाति से रिलेटेड है? मुड़िया जनजाति। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन भाई स्थायी कृषि कौन करते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मुड़िया जनजाति। जनजाति सांस्कृतिक रूप से एक समृद्धशाली है, मतलब कल्चरल रूप से समृद्ध कौन है अगर पूछेगा आपसे, तो कौन सी जनजाति भाई? मुड़िया जनजाति है ना। मुड़िया जनजाति में एक पुस कुलांग करके नृत्य होता है, याद रखना। मुड़िया जनजाति का नृत्य कौन सा है? पुस कुलांग, ठीक है। मुड़िया जनजाति से रिलेटेड और भी बहुत सारे नृत्य हैं जिसका कंपाइलेशन हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ 25 इंपॉर्टेंट जनजाति के बेसिक्स, लोकेशन प्लस इंपॉर्टेंट कीवर्ड और समरी को जानना है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आधी जनजातियाँ तो कंप्लीट हो गई। हम आ गए हैं नंबर 12 में। नंबर 12 में आपको याद रखना है कौन सी जनजाति है? कोया, दोरला, कोयतुर। कोया, दोरला, कोयतुर, ये सब एक ही जनजाति के नाम हैं। कहाँ मिलेगी? तो बस्तर सुकमा अंचल में। बस्तर और सुकमा अंचल में ये मिलेंगे आपको। ये भी गोंड की एक उपजाति, जैसे मैंने आपको बताया था, मुड़िया माड़िया, भुज माड़िया, धुरवा दोरला, है ना। गोंड की एक उपजाति है और गोदावरी के अंचल में निवास करती है। क्यों गोदावरी भाई? आपको पता है गोदावरी, इंद्रावती अपवाह तंत्र पता है ना आपको। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है भाई? गोदावरी नदी की सहायक नदी है ना। रिवर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी रिवर सिस्टम, तो इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि जो बड़ी नदी है उसके बाद ही किसी अपवाह तंत्र का नाम पड़ता है या ड्रेनेज सिस्टम का नाम पड़ता है किसी भी लार्जेस्ट रिवर के नाम से। तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी की उपशाखा कौन सी है? वही इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम। तो इंद्रावती अपवाह तंत्र, इसीलिए इसको कहा जाता है गोदावरी अंचल में निवासरत कौन सी? दोरला जनजाति। दोरला, कोया, कोयतुर, इतना आपको याद रखना है। बस्तर सुकमा याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है नंबर 13, पंडो। पंडो से रिलेटेड आपको याद आ रहा होगा भाई, राज्य सरकार ने भी तो 2 जनजातियों को घोषित किया है विशेष पिछड़ी, तो उसमें से एक है पंडो। कहाँ पर आपको मिलेगी? तो सरगुजा। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलती है। पंडो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो सरगुजा अंचल में। अब आ गए हैं नंबर 14 में। नंबर 14 में इंपॉर्टेंट जनजाति है भारिया। भारिया जनजाति आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये मिलेगी बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, मतलब बिलासपुर संभाग याद रखना है आपको, है ना। बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, ये 3 जिले भारिया से रिलेटेड याद रखिए। साथ में इनकी एक मुख्य बोली होती है, वो याद रखें 2, एक भरनोटी और एक भारियाटी। भरनोटी, भारियाटी बोली भारिया से, ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको क्योंकि मिलते जुलते शब्द हैं। साथ में ये जनजाति सांप और मोर के मांस को खाने में विशेष रुचि रखते हैं। कौन सी ऐसी जनजाति है जो सांप और मोर के मांस को खाती है? तो आपको याद रखना है भारिया जनजाति। साथ में इनकी एक कृषि पद्धति जिसको बोलते हैं दहिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 टाइप की कृषि पद्धति है। एक है दहिया जो कि भारिया से संबंधित है, ठीक है, या आ रहा है आपको याद रखना है दहिया। और साथ ही कमार में एक कृषि पद्धति होती है जिसको बोलते हैं दाहिया। कंफ्यूज नहीं होना है, दाहिया, कमार, दहिया, भारिया, ठीक है, याद रहेगा आई होप आपको। और इनके कुल देव होते हैं जिनको बोलते हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नागदेव। बूढ़ा देव, दूल्हा देव, नागदेव, इतना आपको याद रखना है। और 7 स्थानीय देवियों की भी ये आराधना करते हैं। 7 स्थानीय देवियों की भी आराधना ये करते हैं, आपको ये याद रखना है। और इनके ग्राम में एक सीमा बनी होती है जिसको कहते हैं मठना नाबाका चबूतरा। क्या बोलते हैं? मठना नाबाका चबूतरा।
इतना आपको भद्र जनजाति के बारे में याद रखना है। अब 15 नंबर की इम्पोर्टेंट जनजाति है भाई प्रधान। ठीक है, प्रधान जनजाति आपको कहाँ कहाँ पर मिलेगी, तो आपको याद रखना है बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर। कहाँ याद रखना है, बलौदाबाजार, रायपुर, बिलासपुर। देखिए जैसे कि आप अगर मैप बनाएंगे तो बलौदाबाजार और रायपुर, रायपुर से बलौदाबाजार निकला है, ठीक है, और वहाँ पर बिलासपुर नॉर्थ साइड में थोड़ा सा आपको मिलेगा। अब इनमें एक ऐतिहासिक विवरण इनके बारे में मिलता है कि ये गोंड राजाओं के मंत्री थे। ठीक है, प्रधान कौन थे, गोंड राजाओं के मंत्री थे, और जिन्हें पटरिया भी कहा जाता था। ठीक है, या कहा जाता है। ये गोंड राजाओं के गीत गायक भी थे। ठीक है, और गायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। गोंड राजाओं के गायक के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो कौन सी जनजाति मैंने आपको बताई 15 नंबर में भाई, प्रधान जनजाति। कहाँ पे मिलेगी, तो आपको मिलेंगी ये बलौदाबाजार, रायपुर और बिलासपुर में। ऐतिहासिक विवरण के अनुसार ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे और इन्हीं को पटरिया भी कहा जाता था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है वो है कंध, जो कि रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती हैं, अत्यधिक सीमित क्षेत्र में निवास करती है, इनको कोंड भी कहा जाता है। इतना ही इसके बारे में आपको याद रखना है। कंध जनजाति कहाँ मिलेगी, रायगढ़ क्षेत्र में मिलेगी और अत्यधिक सीमित क्षेत्र में निवास करती है, और इन्हीं को ही दूसरा नाम है कोंड। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है कंवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनजाति कौन सी है, कंवर जनजाति। कंवर जनजाति आपको कहाँ मिलेगी, तो दो संभाग आपको याद रखने हैं भाई, एक तो नॉर्थ का सरगुजा संभाग और नॉर्थ का ही बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो सरगुजा संभाग के 3 जिले, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, और बिलासपुर संभाग के 2 जिले, एक बिलासपुर और रायगढ़, है ना। ऐसे 5 जिले आपको याद रखना है। कंवर जनजाति खुद को कौरवों का वंशज मानती है, और ये जनजाति में एक प्रकार की बोलियां होती है, 2 याद रखनी है आपको, सदरी और छत्तीसगढ़ी। कौन सी बोली बोलती है भाई, सदरी और छत्तीसगढ़ी। और इस जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है सगराखंड। तो सदरी याद रखेंगे तो सगराखंड याद रहेगा आपको, है ना। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कौन सी जनजाति सैन्य कार्य करती है, कौन सी जनजाति में सगराखंड प्रमुख देवता है, कौन सी जनजाति का टोटन समूह को गोटी कहा जाता है, कौन सी जनजाति है जो सदरी और छत्तीसगढ़ी बोली दोनों बोलती है, कौन सी जनजाति है जिसका संकेंद्रण आपको सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौरवों के वंशज खुद को कौन सी जनजाति मानती है, तो आपको याद रखना है कंवर। इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जनजाति है उसका नाम है धनवार। कहाँ पे मिलेंगे ये, तो बिलासपुर जिला क्षेत्र में मिलेंगे, पहाड़ियों में निवास करते हैं और धनुष का विशेष महत्व इस जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, तो धनवार जनजाति, बिलासपुर जिला याद रखना है, पहाड़ियों में निवास करते हैं, धनुष का विशेष महत्व है। इतना धनवार जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। 2 इम्पॉर्टेंट जनजाति है वो है पहली नागेशिया और दूसरा है मंझवार। नागेशिया के बारे में आपको याद रखना है कि रायगढ़ और सरगुजा जिले में निवास रहता है। ठीक है, कहाँ याद रखना है भाई, बिलासपुर संभाग का रायगढ़ और सरगुजा संभाग का सरगुजा, है ना। स्वयं को ये किसान कहते हैं, सदरी बोली बोलते हैं। भाई सदरी अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये कौन सदरी बोली बोलते हैं आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है ना। मंझवार जनजाति, मंझवार जनजाति मांझी या माझिया इनके नाम से भी ये जाने जाते हैं। मिश्रित जनजाति है गोंड, मुंडा और कंवर। ठीक है, गोंड, मुंडा और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति कौन है, मंझवार जनजाति। गोंड, मुंडा, कंवर, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर मांझी, माझिया किस जनजाति को कहा जाता है, मंझवार जनजाति को। गोंड, मुंडा, कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति कौन है, मंझवार जनजाति। प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाएगी, तो याद रखना है सरगुजा, रायगढ़ क्षेत्र। सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में कौन पाए जाएंगे भाई, मंझवार। कॉन्ग्रेचुलेशन, 4 more to go। मंझवार जनजाति के बाद में एक और इम्पॉर्टेंट जनजाति आता है जिनका नाम है खड़िया। खड़िया जनजाति,
कोलेरियन जनजाति के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको पूछेगा भाई कोलेरियन जनजाति कौन सी है, तो कौन सी जनजाति भाई, खड़िया। कहाँ पे मिलेंगी, रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में। खड़िया ही इनकी मातृभाषा है और प्रमुख पर्व है पुष पुन्नी, ठीक है, व कर्मा। कौन कौन से प्रमुख पर्व है, पुष पुन्नी और कर्मा। कौन सी जनजाति, खड़िया जनजाति कहाँ मिलेगी, रायगढ़ और सरगुजा क्षेत्र में। कोलेरियन भी इनको कहा जाता है। देखो अब हम आ गए 23rd नंबर के इम्पोर्टेंट जनजाति की ओर, वो है गदबा, गढ़वा और गड़ावा। गदबा, गढ़वा, गड़ावा ये सब एक ही जनजाति के नाम हैं। कहाँ पर मिलेंगे, बस्तर, रायगढ़, बिलासपुर। बस्तर संभाग का एक जिला बस्तर, रायगढ़ और बिलासपुर संभाग से। यहाँ पे निवास कौन करते हैं, गदबा, गढ़वा और गुड़ाबा। स्वयं को ये गुंडन के नाम से पुकारते हैं। प्रमुख देव हैं इनके बूढ़ो, ठीक है, बूढ़ो देवी और ठाकुरानी, ये याद रखना आपको। बूढ़ो देवी और ठाकुरानी ये इनकी इम्पोर्टेंट देवी है। 100 बार पूछा गया प्रश्न, कौन सी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है, तो खैरवार जनजाति है ना। 24 नंबर की इम्पोर्टेंट जनजाति है खैरवार। कहाँ मिलेंगी, 2 संभाग याद रखना है, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर, ठीक है, 2 संभाग में पाई जाती है। तो सरगुजा संभाग के 3 जिले याद रखने हैं, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर और बिलासपुर संभाग का 1 जिला बिलासपुर। यहाँ पे खैरवार जनजाति आपको मिलेगी। कंग्रेचुलेशंस एस्पिरेंट, आ गए हम आखिरी जनजाति की तरफ। 25 नंबर के इम्पोर्टेंट जनजाति है परजा। कहाँ संकेंद्रण है भाई इनका, तो बस्तर संभाग है ना, आपको याद रखना है बस्तर संभाग, वहाँ पे संकेंद्रण है। बस्तर के भी कौन से जिले, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा। बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, दंतेवाड़ा। इस जनजाति को लोगों को धुरवा नाम से भी जाना जाता है। पशुपालक होते हैं ये, ठीक है। बच्चों के लिए एक पृथक घर इनका निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं धांगा बक्सर। परजा जनजाति धांगा बक्सर याद रखना है, ठीक है। और इनमें जो मुखिया होता है उनको कहा जाता है मडोली। क्या कहा जाता है, मडोली। और एक पत्थर का देवता का निशान होता है जिसको कहा जाता है मुंड। बहुत अलग अलग और यूनिक फैक्ट है, आपको याद रखना है। परजा जनजाति कहाँ, बस्तर संभाग याद रखिए। धुरवा नाम से जाना जाता है, पशुपालक होते हैं। मडोली नाम के एक मुखिया का नाम मडोली होता है। पत्थर के देवता होते हैं जिनका निशान होता है जिसको कहा जाता है मुंड। इनकी पंचायत या चौपाल लगती है, ठीक है। मुंड एक पत्थर का देवता होता है या निशान होता है मुंड, वहीं पर इनकी पंचायत या चौपाल लगती है। धार्मिक कार्य करने के लिए इनको जाना जाता है और शुद्धिकरण करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं भटनायक। क्या कहा जाता है, भटनायक। धार्मिक कार्य जब करना है तो शुद्धिकरण करने वाला एक व्यक्ति होगा जिसको बोला जाएगा भटनायक। इनका मुख्य भोजन क्या होता है, तो चावल होता है, ठीक है। ग्राम वैद्य भी होते हैं इनकी, जिनको कहा जाता है दिसारी या गुरमेन। क्या कहते हैं, कौन सी जनजाति के ग्राम वैद्य को दिसारी या गुरमेन कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन है परजा जनजाति से संबंधित। प्रमुख देवी देवता याद रखिए दंतेश्वरी माता, क्योंकि भाई बस्तर संभाग में संकेंद्रण मिल रहा है तो दंतेश्वरी माता को याद रखना है आपको परजा जनजाति के लिए। साथ में डूमा, डोंगरा देव, झोर देव, ये सब किस जनजाति से संबंधित है, तो परजा जनजाति से संबंधित है। प्रमुख पर्व जो बड़ा घाना, विंध्या, चैत, 10 दीपावली और जादश, ये सब किससे संबंधित है भाई, तो परजा जनजाति से संबंधित है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस एस्पिरेंट्स, हमारा 25 जनजातियों का टारगेट कंप्लीट होता है। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट।